विश्व के भूगोल में हम लोग अंतर्जात भू संचलन का अध्ययन कर रहे थे। अंतर्जात भू संचलन के अंतर्गत हम लोगों ने कल जो कंप्लीट किया है पिछले वीडियो में, वो ऊर्ध्वाधर भू संचलन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्षैतिज भू संचलन के बारे में बात करेंगे। तो क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणकारी भू संचलन कहते हैं। पहले इस लाइन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणकारी भू संचलन कहते हैं। तो ये जो भू संचलन है, क्षैतिज भू संचलन, इसको पर्वत निर्माणकारी भू संचलन कहा जाता है और इसको दो भागों में बांटा जाता है, संपीडनात्मक भू संचलन और तनाव मूलक भू संचलन। इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम, संपीडनात्मक भू संचलन और तनाव मूलक भू संचलन। तो ये जो क्षैतिज भू संचलन है, ये दो प्रकार का हो सकता है। क्षैतिज भू संचलन हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर भू संचलन को देखा था, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जो बदलाव होंगे, जो उत्थान या निर्गमन होगा, वो ऊर्ध्वाधर भू संचलन होगा। और इस तरह से जो सपाट टाइप का होगा, जो सीधे होगा, बदलाव होगा, इस तरह से जो पृथ्वी का चलन होगा। भू संचलन का अर्थ होता है धरती चले, मतलब पृथ्वी का चलना, पृथ्वी का मूव करना। तो इस तरह से जो पृथ्वी मूव करेगी, तो उसी को क्षैतिज भू संचलन कहते हैं। इसके अंतर्गत संपीडनात्मक भू संचलन और तनाव मूलक भू संचलन आता है। संपीडनात्मक भू संचलन उसको कहते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, तो ये वाला जो पृथ्वी का जो गति होगा, वो ऐसे होगा, क्षैतिज रूप में इसका गति होगा। तो इस तरह से जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, तो बीच का जो अवसाद है वो उठेगा। जब बीच का अवसाद उठेगा, तो उससे पर्वत का निर्माण होगा। तो इसलिए क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणकारी भू संचलन भी कहा जाता है। तो संपीडनात्मक भू संचलन का अर्थ ये हुआ कि जैसे दो प्लेट्स हैं, इनकी गति एक दूसरे के पास आने की है। ये इस तरह से गति कर रहे हैं, वो प्लेट उधर से आ रहा है, ये प्लेट इधर से जा रहा है। तो ये क्या है? ये संपीडनात्मक बल होगा। और संपीडनात्मक बल के दो प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। अगर इसके प्रभाव की बात करें, दो प्रकार के इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। एक तो वलन पड़ सकते हैं, एक तो समवलन पड़ेंगे। एक तो वलन और समवलन। वलन और समवलन दोनों वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा फर्क है, उसको देखेंगे यहाँ पे। वलन और समवलन दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी संपीडनात्मक भू संचलन से। वलन जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, तो क्या होगा? देखिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, तो वही होगा जो हमने बात किया था। क्या होगा कि बीच के जो अवसाद है वो ऊपर की ओर उठेंगे, और जब ऊपर की ओर उठेंगे, तो एक ऐसी संरचना, ऐसे संरचना का निर्माण होगा। ये क्या होगा कि जो बीच के जो अवसाद होंगे, वो जब दबेंगे, तो ऐसे करके वलन टाइप का एक संरचना का निर्माण होगा। तो एक तो ये वलन पड़ेगा, और दूसरा ये होगा कि जब संपीड़न बल बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इस चीज़ की बारंबारता हो जाएगी। इस चीज़ की क्या हो जाएगी? बारंबारता हो जाएगी, एकदम दब जाएगा।
क्या होगा, एकदम ये वाला जो है इसको दबा देगा और ये चीज़, ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें इनकी बारंबारता हो, ढेर सारे ऐसे गुच्छे की तरह एक दूसरे से सट जाएंगे, एकदम ऐसा हो जाएगा। इस तरह से एकदम दोनों तरफ से, इधर से जो ये तो क्या हुआ, ये संपीड़नात्मक बल कार्य किया, यहाँ पे भी संपीड़नात्मक बल कार्य कर रहा है, लेकिन ये संपीड़नात्मक बल बहुत अधिक, बहुत प्रभावशाली होने की वजह से इसको संवलन बना दे रहा है, संवलन का निर्माण हो जा रहा है। जबकि सामान्य रूप से अगर संपीड़नात्मक बल कार्य कर रहा है तो वो इस तरह का संरचना का निर्माण होगा, इससे वलन का निर्माण होगा और इससे संवलन का निर्माण होगा। अब संपीड़न बल में जो भाग ऊपर उड़ जाते हैं उस भाग को अवनति कहते हैं। पहले इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे अवनति, और इसको क्या कहेंगे, ऊपर उठे भाग को अवनति और नीचे दबे भाग को अभिनति कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये अभिनति हो जाएगा, अभिनति हो जाएगा। तो पहले इसको यहाँ से हटा के फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं संपीड़नात्मक बल, और संपीड़नात्मक बल का प्रभाव है कि वलन और संवलन पड़ रहे हैं। वलन और संवलन में फ़र्क इतना है कि जो वलन है वो उसका जो अवनति और अभिनति का जो वो है कॉन्सेप्ट है, जो अवनति और अभिनति है उसकी बारंबारता बहुत कम रहती है, नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर संवलन की बात करें तो उसमें अवनत और अभिनति की बारंबारता हो जाती है, एक दूसरे से सारे सारे अवनत अभिनति सटे रहते हैं, गुच्छे में बंध जाते हैं। इसका ये होगा, एक तो वलन पड़ेगा, एक तो पड़ेगा संवलन। वलन को हमने देखा कि जैसे ऐसे 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 पड़ेगा, इधर से और इधर से संपीड़नात्मक बल कार्य करेगा, और इसमें भी इधर से और इधर से संपीड़नात्मक बल कार्य करेगा, लेकिन इसमें ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी गुच्छे की तरह। ये क्या होगा, ये ऐसी संरचना बना देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि संपीड़नात्मक बल कार्य करेगा, तो दो संरचनाएं बनेंगी। तो अब हम इस संरचना को उठा के यहाँ से देखते हैं, और अब देखते हैं इसको। हमने कहा कि जो उठा हुआ भाग है इसको अवनति कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनति। और जो नीचे जो भाग है, ये वाला भाग, इसको अभिनत कहते हैं। अभिनति, ऊपर उठे भाग को अवनति कहते हैं, और नीचे भाग को जो है, नीचे वाले भाग को अभिनति कहते हैं, अभिनति। इसको कहते हैं एंटीक्लाइन, और इसको कहते हैं सिनक्लाइन। तो जो ऊपर उठा भाग है, जो वलन में जो भाग ऊपर उठ गया है उसको एंटीक्लाइन, और जो नीचे दबा भाग है, नीचे की तरफ जो भाग है वलन में पड़ा हुआ है उसको अभिनत या सिनक्लाइन कहते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और हो सकता है, दो चीज़ें और हमें देखना है कि क्या है इनक्लाइनोरियम और सिनक्लाइनोरियम क्या चीज़ है। क्या है, इनक्लाइनोरियम और सिनक्लाइनोरियम भी कुछ चीज़ होता है। तो वो क्या है, वो है ये कि ये जो वलन है, वलन में ये तो बड़ा सा जो है ऊपर उठा है और एक जो बड़ा सा नीचे दबा है, तो इसको ऊपर उठे भाग को अवनति या एंटीक्लाइन कहते हैं, और नीचे जो भाग है उसको अभिनति या सिनक्लाइन कहते हैं। अब आगे बढ़ें, अगर देखें तो इसी में जो बड़ा सा अवनति है, जो ऊपर उठा भाग है, ये वाला अवनति, इसमें भी ढेर सारे अवनति और अभिनति होंगे। किसी बड़े से एंटीक्लाइन में, जो ये ऊपर वाला एंटीक्लाइन है, इसमें ढेर सारे एंटीक्लाइन, छोटे छोटे एंटीक्लाइन हो सकते हैं और सिनक्लाइन भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर
ये सीधे तो उठेगा नहीं, अगर दबाव बढ़ रहा है तो ये सीधे नहीं उठेगा, इसमें भी छोटे 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 ऐसे देखिए, अब देखिए ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया एंटीक्लाइन, ये हो गया सिनक्लाइन। ये ऊपर उठे भाग को एंटीक्लाइन हमने कह दिया और नीचे दबे भाग को सिनक्लाइन कह दिया। लेकिन इसमें भी जो बड़े से एंटीक्लाइन में छोटे छोटे भी सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन होंगे। ये छोटा सा जो है ऊपर उठा भाग है, ये तो संपूर्ण इसकी बात हो रही है, एंटीक्लाइन है। लेकिन इसमें जो छोटा सा उठा भाग है ये भी तो एक एंटीक्लाइन ही है, तो यहाँ पे इसी को कहते हैं एंटीक्लाइनोरियम। इसी को एंटीक्लाइनोरियम कहते हैं। और जो यहीं पे देखिए जो नीचे धसा भाग है ये वाला एरिया, ये भी सिनक्लाइन है, तो इसी को सिनक्लाइनोरियम कहते हैं। इसी को सिनक्लाइनोरियम कहते हैं। तो ये है एंटीक्लाइनोरियम और सिनक्लाइनोरियम का कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एंटीक्लाइन में ही होगा, ये सिनक्लाइन में भी होगा। तो अगर सिनक्लाइन में है तो भी ये एंटीक्लाइनोरियम है और ये सिनक्लाइनोरियम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीक्लाइन में, ये दोनों चीज़ें एंटीक्लाइनोरियम और सिनक्लाइनोरियम एंटीक्लाइन में भी होंगे और सिनक्लाइन में भी होंगे। ऐसा इधर तो है, देख लीजिए यहाँ पे है एंटीक्लाइनोरियम सिनक्लाइनोरियम, एंटीक्लाइनोरियम सिनक्लाइनोरियम, इधर भी तो है। ये भले सिनक्लाइन है तो क्या हुआ, यहाँ पे भी एंटीक्लाइनोरियम है, सिनक्लाइनोरियम है, एंटीक्लाइनोरियम सिनक्लाइनोरियम। तो इस प्रकार से एक बड़े से एंटीक्लाइन में छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन तो होंगे ही होंगे। तो जो बड़े से एंटीक्लाइन या सिनक्लाइन में छोटा छोटा एंटीक्लाइन जो है उनको एंटीक्लाइनोरियम कहते हैं, और छोटा छोटा सिनक्लाइन जो है उन्हें सिनक्लाइनोरियम कहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है संपीडनात्मक भूसंचलन के माध्यम से। तो क्षैतिज भूसंचलन को पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन कहते हैं। इसको दो प्रकार में बांटा जाता है। एक तो होता है ये संपीडनात्मक भूसंचलन, जो एक दूसरे की तरफ बल लगता है, ऐसे दो तरफ से बल लगता है तो उसको संपीडनात्मक बल कहते हैं। इससे क्या हो गया कि दो तरह की संरचनाएं निर्मित होंगी, एक तो वलन बनेगा, दूसरा संवलन बनेगा। वलन देख लीजिए और संवलन यहाँ पे देख लीजिए। वलन में क्या होगा, चाहे वलन हो चाहे समवलन हो, ऊपर उठे भाग को अवनति और नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं। अवनति को इंग्लिश में एंटीक्लाइन और अभिनति को एंटीक्लाइन कहते हैं। अब एक बड़े से एंटीक्लाइन में छोटे छोटे एंटीक्लाइनोरियम और छोटे छोटे सिनक्लाइनोरियम होते हैं, और बड़े से अभिनति में भी छोटे छोटे एंटीक्लाइनोरियम और छोटे छोटे सिनक्लाइनोरियम होते हैं। इतनी बातें हमारी हुई कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं तनाव मूलक बल के बारे में। तनाव मूलक बल जो है शब्द से दिख रहा है कि जब कोई चीज़ पर तनाव पड़ेगा, जब खिंचाव होगा दो तरफ, जब खिंचाव होगा एक उधर खींचेगा एक उधर खींचेगा, जैसे तनाव मूलक बल ऐसे कार्य करता है जैसे रस्सी खींच में जब एक दो तरफ लोग होते हैं, उस साइड और रस्सी को दोनों तरफ से खींचते हैं तो उसमें तनाव मूलक बल काम करता है। तो उस तरह से तनाव मूलक बल होता है, दो तरफ से खिंचाव होता है और बीच में बल जो काम करता है तनाव मूलक बल कहते हैं। तो क्योंकि इस तरह से खींचा जा रहा है और इस तरह से खींचा जा रहा है तो ये क्या है, क्षैतिज तनाव, मतलब क्षैतिज रूप से ये बल कार्य कर रहा है, इसलिए क्षैतिज भूसंचलन के अंतर्गत रखा गया है इसको। तो
जब चट्टानों के मध्य तनाव मूलक बल कार्य करता है तो चट्टानों में दरारें और भ्रंशन पड़ जाती हैं। ऐसे देखिए, इधर बल लगेगा और ये इधर लगेगा। जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रंशन का निर्माण होगा। भ्रंशन, दरारें बनेंगी। तो तनाव मूलक बल से भ्रंशन और दरारें का निर्माण होता है। चट्टानों में चटकन होता है। जैसे एक चट्टान है, ये तो दो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन एक ही चट्टान है। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ भी इस तरह से तनाव मूलक बल कार्य कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे चट्टान में चटकन पैदा होगा। चटकन पैदा होगा। चटकन से क्या होगा कि कुछ समय बाद चट्टान टूट जाएगा, टूट के थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये संचलन हो जाएगा। पृथ्वी का सतह जो है वो संचालित हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से तनाव मूलक भू संचलन कार्य करता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो ऐसे तो मैप तो बनाने आता नहीं है, लेकिन इससे काम चला सकते हैं। ऐसे समझ में आएगा नहीं क्योंकि सही सही बना नहीं है, इसलिए जब बताएंगे तो समझ में आएगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो एक ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। क्या है, ऐसे। ऐसे क्या है, दरार पड़ गया है। यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में तो दरार पड़ गया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस पे तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, इस पर तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है। और ये जो है अफ्रीका का ये वाला हिस्सा, इसको महान भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। ये इस तरह से फट के अलग हो रहा है। यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे भी तनाव मूलक बल कार्य किया होगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर आ गए हैं। तो इस प्रकार से तनाव मूलक बल कार्य करता है। तो हमारा यहाँ पे अंतर्जात भू संचलन की संकल्पना, जो अंतर्जात भू संचलन नामक एक टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बहिर्जात भू संचलन के बारे में। और बहिर्जात भू संचलन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें कुछ बहिर्जात भू संचलन की उत्पत्ति के कारण में कुछ रासायनिक कारण हैं, कुछ भौतिक कारण हैं। तो उन कारणों को यहाँ पे विस्तार से नहीं देखना है, बस उन कारणों को जानते हुए चलना है कि कौन कौन से कारण हैं। तो बहिर्जात भू संचलन की बात करें तो बहिर्जात भू संचलन की उत्पत्ति का कारण होता है बहिर्जात बल। ठीक, हमने इस चीज को पहले ही देख लिया था। बहिर्जात भू संचलन, बहिर्जात भू संचलन का जो कारण है, इसकी उत्पत्ति का कारण है, वो है बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। ये है एक्सोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट। तो ये क्या है, बहिर्जात भू संचलन है। और बहिर्जात भू संचलन की जो उत्पत्ति का कारण है वो बहिर्जात बल है। इस चीज को यहाँ से हटा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। इसमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसका अर्थ, इसकी उत्पत्ति के कारण और इसकी प्रक्रिया। इसका अर्थ पढ़ना है, उत्पत्ति के कारण और इसकी प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया देखेंगे तो प्रभाव समझ में आ जाएगा। तो अर्थ में हम क्या देखेंगे, पृथ्वी के सतह पे उत्पन्न बल, पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न बल, बहिर्जात बल, बहिर्जात बल के प्रभावाधीन उत्पन्न, प्रभावाधीन पृथ्वी के सतह पर, प्रभावाधीन
पृथ्वी का सतह संचालित हो जाता है, जिसे बहिर्जात भूसंचलन कहा जाता है। बहिर्जात भूसंचलन कहा जाता है। तो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न बहिर्जात बल, अब चूंकि बहिर्जात बल है तो पृथ्वी के सतह पर ही उत्पन्न होगा। अगर हम लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न कोई बल है तो वो क्या है, वो बहिर्जात बल ही होगा। तो बहिर्जात बल के प्रभावाधीन, बहिर्जात बल के प्रभाव से पृथ्वी की सतह जो है वो संचालित हो जाती है, गतिमान हो जाती है। और जब पृथ्वी गतिमान हो जाती है तो उसी को बहिर्जात भूसंचलन कहा जाता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भूसंचलन का अर्थ होता है पृथ्वी का गति करना। तो पृथ्वी का गति करना, अगर पृथ्वी आंतरिक भागों में गतिमान है तो आंतरिक भूसंचलन कहते हैं, पृथ्वी बाह्य भागों में गतिमान है, सतहों पे गतिमान है तो बहिर्जात भूसंचलन कहते हैं। अब है क्या कि पृथ्वी का ये सतह जो है, सतह संचालित हो रहा है, तो जब सतह संचालित हो रहा है तो यहाँ पे भू संचलन जो होगा वो बहिर्जात होगा। तो इस प्रकार से बहिर्जात भू संचलन का अर्थ यहाँ पे हो जाता है। अब इसके उत्पत्ति के कारणों की बात करें हम लोग तो सबसे पहले क्या बात करते हैं कि इसको हटाते हैं यहाँ से। तो हम उत्पत्ति के कारण की चर्चा करें, अगर किसकी उत्पत्ति के कारण की, तो बहिर्जात भू संचलन की उत्पत्ति के कारण। तो इसमें हम देखेंगे कि भौतिक कारण है, रासायनिक कारण है और जैविक कारण है। भौतिक कारण, रासायनिक कारण और जैविक कारण। जैविक कारण, भौतिक कारण के अंतर्गत क्या है? भौतिक कारण के अंतर्गत है तापमान और हवा। इसमें क्या है? तापमान, वायु, और जल, सागरों में तरंग प्रवाह, सागरों में तरंग प्रवाह, आप चाहें तो इसमें घनत्व को भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें घनत्व को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप चाहें तो इसमें दबाव को भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तापमान से देखिए, यहाँ पे हम लोग विस्तार से ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत जो आता है यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं। तापमान से किस प्रकार से होता है अभी तो आप समझ रहे होंगे कि देखिए, तापमान जब अधिक होगा, तापमान अधिक और कम होते होते क्या होगा कि चट्टानें फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी। ऐसे करते करते चट्टानों में क्या होगा कि तनाव मूलक बल पैदा होगा और संपीडनात्मक बल पैदा होगा। ऐसे करते करते चट्टानें कमज़ोर हो जाएंगी, टूट जाएंगी और टूट के इधर उधर बिखर जाएंगी। वायु से देखिए हवाएं चलेंगी, मिट्टी को इधर उधर ले जाएंगी। जल चलेगा, जल प्रवाह, अगर ये क्या है, जल प्रवाह है, जल प्रवाह से भी मिट्टियाँ बहेंगी तो यहाँ से वहाँ जाएंगी, तो ये क्या होगा, सतह गतिमान हो जाएगा। क्या होगा, सतह गतिमान होगा। तो देखेंगे आपकी तापमान की वजह से भी चट्टानें टूटती हैं, चिटकती हैं, चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, तो ये चट्टानें टूट के बिखर जाती हैं, टुकड़े टुकड़ों में हो जाते हैं, तो ये गतिमान हो जाते हैं। गतिमान होने का अर्थ ये है कि जैसे देखिए, अगर ये चट्टान है
और यहाँ से ये चट्टान टूटा, तो जब टूटा तो हल्का सा ऐसा हो जाएगा, यहाँ से टूट गया ये चट्टान तो ऐसा हो जाएगा। तो आप देखिए कि इतना का तो गैप आया, गतिमान तो हुआ, क्योंकि जब चट्टान टूटा तो थोड़ा सा इधर और इधर जाता ही जाता है। आप कहीं चट्टान देखेंगे, जंगलों में जाएंगे तो बीच में से अगर चट्टान टूटा है तो गैप दिखता है, तो वो गैप जो हुआ है तो चट्टान थोड़ा सा इधर घसका है, थोड़ा सा इधर घसका है, और ये घसकता ही रहेगा। अब टूट गया है तो घसकता ही रहेगा, इसमें से भी टूटेगा तो ऐसा ही गैप आएगा, इसमें से टूटेगा तो ऐसा ही गैप आएगा। तो एक गैप जो यहाँ पे है, तो ये गैप जो तय किया है, ये भी तो गतिमान होके ही तय किया है। ये गैप जो तय किया है, इस चट्टान ने उधर की तरफ गया, ये चट्टान इधर की तरफ आया, तो गैप हुआ जो बीच में, तो वो गतिमान होने की वजह से हुआ। तो सतह जब गतिमान हुआ तो उसी को भूसंचलन कहते हैं। अब चूंकि सतह गतिमान है तो बहिर्जात भूसंचलन है। तो इस तरह से तापमान कारण होता है, वायु भी कारण होता है। वायु कारण होता है, प्रत्यक्ष रूप से मिट्टियों को क्या करता है, हवा में उड़ाता है। उसके बाद हवा, ऐसे भी अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो ढेर सारे हवाएं अगर बहुत तेज चल रही हैं, आंधी आ गया है तो पेड़ टूटेगा तो उसमें जो जड़ों में मिट्टियां होंगी वो उधड़ेंगी, उधड़ने के उस समय तो उधड़ के गतिमान हो जाएंगी, उसके साथ फिर बारिश होगा तो वहाँ की मिट्टियां आसानी से टूट के बहना शुरू कर देंगी। ऐसे होगा, जल प्रवाह से ही होगा, जल प्रवाह से मिट्टियां बहेंगी, एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी को ले जाया जाएगा। सागरों में तरंग प्रवाह, ऐसे तरंग जब प्रवाह होंगे तो फिर उससे भी मिट्टियां क्या होती हैं कि जब सागरों में देखेंगे आप तो बहुत तेजी से तरंगे आएंगी, फिर सतह से टकरा के फिर वापस जाएंगी। तो जब वो सतह से टकराती हैं तो मिट्टियों का कुछ हिस्सा जो किनारे पे है, तटीय भागों में, उससे कुछ तोड़ के फिर समुद्र में लेके चली जाती हैं, तो ये भी सतह गतिमान कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये बहिर्जात भूसंचलन के भौतिक कारण होते हैं। इसके बाद इसमें रासायनिक कारणों में ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, और विलयन, ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, विलयन और जलयोजन। विलयन और जलयोजन, तो ये सारी चीजें भी रासायनिक कारण के रूप में उपस्थित हैं बहिर्जात भूसंचलन की उत्पत्ति के कारण के संदर्भ में। ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, विलयन, जलयोजन, ये सारी चीज़ें ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे मिट्टी का कटाव होगा, चट्टानों का कटाव होगा। तो चट्टानें जब कटेंगी, मिट्टी जब कटेगा तो गतिमान हो जाएंगे वो सब। तो जैसे ही गतिमान होंगे, अब चूंकि सतह पे गतिमान होंगे तो सतह पे गतिमान होने की वजह से वो बहिर्जात भूसंचलन होंगे। अब जैविक कारणों की बात करें तो जैविक कारण में जीव जंतु, वनस्पतियां और एक जो चीज है उनको छोड़ नहीं सकते, मानव जाति। जीव जंतु में ही मानव जाति आ जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग से प्रभावित करते हैं प्रकृति को या पर्यावरण को, या किसी भी चीज को अलग रूप से प्रभावित करते हैं, तो इसलिए उनको अलग से रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी कारण हैं ये बहिर्जात भूसंचलन के। जीव जंतु देखिए, जैसे गाय हैं, शाम को जब गाय चर के वापस आती हैं या चरने जाती भी हैं चारागाह में चरने जाती हैं तो भी, और आती हैं तो भी, जब उनके खुर से जो मिट्टी उधड़ता है वो भी बहिर्जात भूसंचलन ही है। वो मिट्टी जब उधड़ेगा तो एक जगह से दूसरी जगह मिलीमीटर में ही सही, सेंटीमीटर में ही सही गति करेगा वो मिट्टी, तो उसको बहिर्जात भूसंचलन के अंतर्गत रखा जाएगा। वनस्पतियां क्या है कि वनस्पतियां कैसे, अब यहाँ पे वनस्पतियों को इस प्रकार से मत रखिएगा कि वनस्पतियां काट दी जाएंगी
तो वो भू संचलन होगा, बारिश होगा, वनस्पतियों को काटेंगे तो बारिश होगा, बारिश होने की वजह से वहाँ का मिट्टी का कटाव आसानी से हो जाएगा तो भू संचलन होगा। वहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है जो अभी को हमने कहा, वहाँ पे इसका अर्थ ये है कि वनस्पतियाँ इस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इस प्रकार से बहिर्जात भू संचलन को उत्पन्न करती हैं कि जैसे पीपल का वृक्ष देख लीजिए आप, तो पीपल का वृक्ष जब उसका सोड़, अंदर का जो सोड़ है, उसका मूल है, वो जब फैलता है, इधर उधर जाता है, तो क्या करता है कि वो मिट्टी को उधाड़ उधाड़ के, ठेल ठेल के, प्रेशर से ठेल ठाल के उसको अलग अलग कर देता है, इधर उधर कर देता है। आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ जहाँ होंगे पीपल के पेड़, वहाँ पे जो उसके सोर होंगे, जो उसके मूल होंगे, वो दूर दूर तक फैले होंगे। कहीं कहीं देखेंगे आप तो वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक, ऊपर की तरफ पीपल के आ जाते हैं तो उसमें गर्मियों में क्या होता है कि कुछ लोग नीचे से मिट्टी हटा के, ऐसे आ गया है, अगर पीपल का वृक्ष है, ऐसे पीपल का वृक्ष है, ऐसे सोड़ मिट्टी के अंदर है, ऐसे से कभी क्या करेगा कि ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से, यहाँ का मिट्टी खाली करके इसमें मवेशियों को बांधने का काम किया जाता है गर्मियों में। और यहाँ पे जो गैया है, भैंसिया है, जो ये सब यहाँ पे उनको छांव मिलता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब ये ऊपर उठेगा, अब चूंकि देखिए ऐसे था, ये तो ऐसे था, यहाँ पे मिट्टी थी, सपाट मिट्टी था, लेकिन जब ये ऊपर उठेगा इतना मोटा सोड़, तो यहाँ से इस मिट्टी को हटा के इधर कर देगा और इधर कर देगा, तो मिट्टी क्या होगी, यहाँ की गतिमान हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहिर्जात भू संचलन होगा। मानव जाति, ठीक है, सारी चीज़ें मानव जाति की वजह से ही हो रहा है। ठीक, तो मानव जाति को समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बहिर्जात भू संचलन खत्म नहीं होता है। अब इसका एक और पक्ष रह गया है, उसको हम लोग कह रहे हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अनाच्छादन को। किसको? अनाच्छादन को। अब इसको पूरी तरह से हटा के क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रक्रिया। बहिर्जात भू संचलन द प्रक्रिया, इस चीज को प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अनाच्छादन को। प्रक्रिया के अंतर्गत किस चीज को पढ़ते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन। अब हम लोग देखेंगे कि अनाच्छादन में क्या क्या चीजें शामिल हैं। डेनुडेशन, जो अनाच्छादन है, अगर भूवैज्ञानिकों की बात करें तो भूवैज्ञानिकों ने अनाच्छादन के अंतर्गत केवल अपक्षय और अपर्दन को रखा है। लेकिन अगर आधुनिक काल की बात करें, इस समय की बात करें, तो वर्तमान में 3 चीज़ें और जोड़ दी जाती हैं। परिवहन, निक्षेपण और वृहत क्षरण को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग सभी पढ़ेंगे, बस इतना जानते हुए चलेंगे कि अपक्षय और अपर्दन जो है वो शामिल किया जाता है अनाच्छादन के अंतर्गत वैज्ञानिक रूप से। तो इसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, क्या है? अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, वृहत क्षरण। और यहाँ पे वृहत
वृहद क्षरण। तो ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। वैज्ञानिक आधार पे, भूवैज्ञानिकों के आधार पे यही अपक्षय और अपर्दन को ही अनाच्छादन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डेन्यूडेशन के अंतर्गत ये अपक्षय और अपर्दन को ही शामिल किया जाता है, और बाकी चीज़ें भी पढ़ ली जाती हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि ये चीज़ें भी प्रभावशाली हैं। तो अगर अपक्षय की बात करें तो चट्टानों या मिट्टियों आदि के टूटने के बाद सभी टूटे हुए भाग उसी स्थान पर रह जाएं तो उसे अपक्षय कहा जाता है। अगर चट्टान या मिट्टी टूट गई है, चट्टान या मिट्टी टूटी है, जैसे पत्थर जो हम लोगों ने देखा है कि पत्थरें जो चटक रही हैं, जो टूट रही हैं, या मिट्टी अपने बड़े से भाग से टूट रही, कोई बहुत बड़ा भाग है उससे क्या है कि मिट्टी टूट गई, टूट के मिट्टी वहीं पर स्थिर है, तो उसको कहा जाता है अपक्षय। मिट्टी या चट्टान टूटकर अपने स्थान पर है, ये यहाँ पर देखिए अपक्षय में क्या होगा कि मिट्टी या चट्टान जब टूटे हैं तो टूटकर परिवहन नहीं कर रहे हैं, तो इसको या तो हम ऐसे कह सकते हैं, या परिवहन की अनुपस्थिति में मिट्टी या चट्टानों का टूटना। परिवहन की अनुपस्थिति में, परिवहन उपस्थित नहीं है, परिवहन उपस्थित नहीं है से तात्पर्य ये है कि परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा रहा है। तो मिट्टी या चट्टान अगर टूट के उसी जगह पे हैं, एक ही स्थान पे हैं, तो वो अपक्षय के अंतर्गत आएगा। और अगर परिवहन की उपस्थिति में चट्टानों का विघटन और वियोजन, और अगर परिवहन भी आ जाए, मिट्टी या चट्टान टूटकर गतिमान हो जाएं, या परिवहन की उपस्थिति में मिट्टियों व चट्टानों का विघटन व वियोजन। तो यदि परिवहन की उपस्थिति में ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं तो वो अपर्दन होगा। तो मिट्टी का टूटना एक तरह से अपक्षय है, और मिट्टी का टूट के आगे बढ़ जाना वो अपर्दन है। अभी देखिए मिट्टी क्या है कि ये मुख्य भाग है, यहाँ से कुछ मिट्टी टूट के क्या कर गई है, यहाँ पे है, यहाँ पे आ गई है। अब ये मिट्टी का टूटना जो है अभी ये अपक्षय है, अभी क्या है, ये अपक्षय है, मिट्टी का टूटना अभी अपक्षय है। लेकिन इधर से अगर नदी अगर आए ऊपर पहाड़ों से और इस मिट्टी को तोड़ तोड़ के नदी के सहारे आगे बढ़ाना शुरू कर दे, तो इसमें परिवहन उपस्थित हो जाएगा। क्या उपस्थित हो जाएगा? परिवहन। क्योंकि परिवहन का अर्थ होता है दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो परिवहन उपस्थित हो जाएगा तो वो अपर्दन के अंतर्गत आ जाएगा। चट्टानों या मिट्टियों आदि के टूटने के बाद टूटे हुए भाग स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे अपर्दन कहा जाता है। ये गतिमान हो जाते हैं या फिर स्थानांतरित हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि परिवहन की उपस्थिति में मिट्टियों और चट्टानों का कटना, टूटना, फूटना, बिखरना, वियोजन, विघटन, ये सारी चीज़ें
परिवहन की बात करें तो चट्टानों या विघटित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण। तो परिवहन का अर्थ यही है, परिवहन का अर्थ यही है कि टूटे हुए मिट्टियों और चट्टानों का, टूटे हुए मिट्टी व चट्टानों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, ये चीज हो जाएगा परिवहन का अर्थ। कोई मिट्टी है, मिट्टी टूट गई, देख लीजिए ये थोड़ा सा अपर्दन और परिवहन जो है वो समान चीज़ें लग रही हैं, कुछ हद तक समान है, इसलिए क्या है कि उन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया था। ये काफ़ी है, देख लीजिए मिट्टी टूटी और अपर्दन क्या कर दिया कि लेके भाग गया, मिट्टी को चट्टान के टुकड़े को लेके आगे बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि बहिर्जात भू संचलन संपन्न हो गया। बहिर्जात भू संचलन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया संपन्न हो गई यहीं पे, क्योंकि मिट्टी टूटी और मिट्टी आगे बढ़ गई, बहिर्जात भू संचलन की प्रक्रिया यहीं पे स्टार्ट हो गई। तो ये परिवहन को भी शामिल कर लिया जाता है आमतौर पे, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने इन्हीं दो चीज़ों को शामिल किया है। चूँकि है तो उसको हम लोग थोड़ा सा उस पर भी नज़र फेर ले रहे हैं। निक्षेपण का अर्थ होता है जमा करना, ठीक, निक्षेपण का अर्थ होता है जमा करना। तो ये जो मिट्टियाँ कटेंगी, टूटेंगी, फूटेंगी, जब यात्रा करेंगी तो कहीं न कहीं जाके जमा होंगी। तो जमा करना, अवसादों का जमा करना, अवसादों का जमाव करना। अवसादों का मतलब ये जो मिट्टियाँ टूटी हैं, ये चट्टानें जो टूटे हैं, अपने मूल स्वरूप से बिखरे हुए हैं, विघटित हुए हैं, वियोजित हुए हैं, इन चट्टानों का कहीं दूसरे जगह जाके जमाव होगा तो वो क्या होगा कि निक्षेपण के अंतर्गत। अब चूंकि जमाव कर रहा है वो चीज़, अगर मिट्टी या कोई भी चीज़ अवसाद जाके जम जा रहा है तो वो स्थिर हो जा रहा है। स्थिर हो जा रहा है तो भू संचलन क्यों होगा? क्योंकि भू संचलन का अर्थ होता है पृथ्वी का गतिमान रहना, ये होता है। तो इसलिए उसको भी आप इसमें शामिल नहीं कर सकते, इसको भी शामिल नहीं कर सकते। भूवैज्ञानिकों ने इन दोनों को ही शामिल किया है, ठीक है। इस बात को बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि आप इसको ध्यान रखिएगा कि भूवैज्ञानिकों ने अनाच्छादन के अंतर्गत इन्हीं दो चीज़ों को रखा है। तो भू संचलन, जो बहिर्जात भू संचलन है, यही दो प्रक्रियाएं जो है उसको संपन्न कर देंगी बहिर्जात भू संचलन को। एक तो मिट्टी काट देगा, एक तो बहा के ले जाएगा, तो वो गतिमान कर देगा। जब गतिमान कर देगा तो वो भू संचलन है, बहिर्जात भू संचलन है। निक्षेपण का अर्थ है जमाव कर देना। जब मिट्टी जम जाएगी तो वो गतिमान कहाँ से है? जब गतिमान नहीं है तो वो भू संचलन कहाँ से है? ठीक, तो इसलिए इन्हीं दो चीज़ों को शामिल किया जाता है। आप चाहें तो इसको अलग से अनाच्छादन में आप सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ें, बाकी उन चीज़ों को अलग कर दें, ठीक। तो ये निक्षेपण है। निक्षेपण का अर्थ होता है अवसादों का जमाव। और वृहत क्षरण का क्या अर्थ होता है? वृहत का अर्थ होता है बहुत बड़ा। तो पर्वतीय या चट्टानी क्षेत्र में बड़े बड़े चट्टानों का टूटकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टानें नीचे की ओर आती हैं, चट्टानें नीचे की ओर आती हैं तो क्या होता है, उसी को वृहत क्षरण कहते हैं। दरअसल वो है अपक्षय ही, चट्टानों का टूटना अपक्षय होता है। जो कि यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है कि छोटी चट्टान की बड़ी चट्टान। अब वो अनावश्यक ही लग रहा है। आप सोच सकते हैं कि चट्टानों का टूटना वहाँ भी है, चट्टानों का टूटना वहाँ भी है, शब्द का फेर बस इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें टूट रही हैं। चट्टानें इसके अंतर्गत भी बड़ी बड़ी टूटेंगी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो तीनों अलग हैं। अलग से आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन अनाच्छादन की प्रक्रिया में ये दो चीज़ महत्वपूर्ण हैं और ये प्रक्रियाएँ जो हैं बहिर्जात भू संचलन को संचालित करने में काफ़ी हैं। तो इसमें क्या है, वृहत क्षरण में वृहत शब्द जो लगा है उससे क्या है कि बड़े बड़े क्षरण होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, पर्वतीय भागों में बड़ी बड़ी चट्टानें टूटते हैं। पर्वतीय भागों में बड़े बड़े चट्टानों का
टूटकर गुरुत्व के प्रभावाधीन सतह की ओर आना। ठीक, ये है वृहत क्षरण। ऐसे देखिए ये है, यहाँ से टूट के यहाँ से गड़ 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 ढंगला के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है, वृहत क्षरण के अंतर्गत इस चीज को रखा जाता है। तो यहाँ पे बहिर्जात भू संचलन हमारा समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग इसके प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो थोड़ी चीजें हम लोग प्रभाव के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रभाव की बात करने के बाद वलन और भ्रंशन की बात करने वाले हैं हम लोग। तो प्रभाव में वलन, इसमें प्रभाव में नहीं, प्रभाव के बाद वलन और भ्रंशन की बात करेंगे। तो अंतर्जात भू संचलन के कारण उत्थान होता है, इसको विषमता मूलक प्रभाव कहते हैं। तो एक प्रभाव उत्पन्न होगा विषमता मूलक। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसी वीडियो में प्रभाव को देख लेते हैं। प्रभाव कैसे उत्पन्न होंगे? प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब उत्पन्न होगा प्रभाव। सारी चीजें हो गई तो प्रभाव तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो एक होता है विषमता मूलक, विषमता मूलक प्रभाव। इसको कैसे डिफाइन करें हम लोग? विषमता मूलक प्रभाव, विषम का अर्थ आप समझ रहे हैं। विषम का अर्थ जैसे समान ना हो तो वो विषम है, अगर समान नहीं है तो वो विषम है। तो सीधी सी बात है कि जैसे बहिर्जात भू संचलन में हम लोगों ने संपीडनात्मक बल को भी देखा था। तो संपीडनात्मक बल हम लोगों ने ये देखा था कि जब दो प्लेट्स या दो चट्टानें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो क्या होगा कि ये भाग उठ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे 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 वलन या समवलन का निर्माण होगा। तो अब देखिए, समान था, ऐसे ऐसे था, ये वाला एरिया जो था इस तरह से था, कोई अवरोध नहीं था, समान था। लेकिन अब विषमान हो गया, विषमता पैदा कर दिया। इस बहिर्जात भू संचलन ने क्या किया? विषमता पैदा कर दिया। तो बहिर्जात भू संचलन से क्या होगा? इससे उत्थान होगा और उत्थान से विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न होगा। तो विषमता मूलक प्रभाव क्या होगा? बहिर्जात भू संचलन से। और ये जो विषमता मूलक प्रभाव है ये अंतर्जात भू संचलन से भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, विषमता मूलक प्रभाव जो है वो अंतर्जात भू संचलन से भी उत्पन्न होगा, क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलेगी अंतर्जात भू संचलन में क्या होगा कि ये सतह है, ज्वालामुखी निकल के ऐसे 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 फैल जाएगी तो क्या होगा? विषमता मूलक प्रभाव तो उत्पन्न होगा ही होगा। वहाँ पे हम लोगों ने नहीं देखा था, फिर भी यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि ये जो विषमता मूलक प्रभाव है वो दोनों का प्रभाव हो सकता है, अंतर्जात भू संचलन और बहिर्जात भू संचलन का। तो भू संचलन ही लिख देते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। भू संचलन में दोनों आ जाएगा। भू संचलन की प्रक्रिया से क्या होगा? उत्थान का निर्माण होगा जो कि विषमता मूलक प्रभाव
उत्पन्न कर देगा। तो एक तो प्रभाव ये है, विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसके बाद यहाँ पे अपक्षय, अपर्दन और परिवहन आदि की घटनाएं घटित होंगी। 1 मिनट, जब हम लोग कुछ अंदर की बातें छूट रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक धारा पकड़ लिया था पीछे से। वो धारा ये था कि हम लोग मंद गति और तीव्र गति का भूसंचलन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मंद गति में हम लोगों ने पढ़ा था पटल विरूपण भूसंचलन। उसके बाद हम लोगों का छूटा था समस्थैतिक और सुस्थैतिक और महादेशजनक भूसंचलन। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि महादेशजनक भूसंचलन को हम लोग पढ़ते पढ़ते इतना आगे बढ़ गए कि पीछे मुड़ के थोड़ा सा हमने देखा नहीं कि कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं। महादेशजनक भूसंचलन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें ऊर्ध्वाधर भूसंचलन और क्षैतिज भूसंचलन को हम लोगों ने पढ़ा। और जब ऊर्ध्वाधर भूसंचलन और क्षैतिज भूसंचलन को पढ़ने के क्रम में ऊर्ध्वाधर भूसंचलन में हम लोगों ने ऊपरीमुखी और निम्नमुखी अधोमुखी भूसंचलन के बारे में पढ़ा। ऊपरीमुखी और अधोमुखी भूसंचलन को पढ़ने के बाद क्षैतिज भूसंचलन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं महादेशजनक भूसंचलन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? महादेशजनक भूसंचलन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्षैतिज भूसंचलन के अंतर्गत हम लोगों ने संपीडनात्मक तनावमूलक बल को पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करने लगे? हम लोग प्रभाव को पढ़ने लगे। थोड़ा सा पीछे जब हम लोग लौटेंगे तो ये जो पटल विरूपण भूसंचलन है, हम लोगों ने देखा था पटल विरूपण भूसंचलन। तो उसके प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि महादेशजनक भूसंचलन है, समस्थैतिकी समायोजन है, सुस्थैतिक समायोजन है। तो महादेशजनक भूसंचलन इतना बड़ा टॉपिक था कि हम लोग इसी में विलीन हो गए और पीछे पलट के देखे नहीं कि 2 चीज़ें भी छूट रहा है। जो 2 चीज़ छूट रहा है उसको हम लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रभाव देखेंगे। चूँकि हम लोग प्रभाव स्टार्ट कर दिए हैं तो पहले प्रभाव देख लें, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि हम लोग आगे पीछे पढ़ सकते हैं। तो प्रभाव में क्या हम लोग देख रहे थे कि तो हम लोग क्या करें कि पहले प्रभाव को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पीछे जाके हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। तो प्रभाव में हमने क्या देखा कि विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न होता है। विषमता मूलक प्रभाव सामान्यतः ये अंतर्जात भूसंचलन से उत्पन्न होता है। अंतर्जात भूसंचलन से विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न होता है। विषमता मूलक प्रभाव, ये देखिए विषम हो गया, तो विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न होगा अंतर्जात भूसंचलन से। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मिट्टी का कटाव और परिवहन, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया चलती रहेगी और लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये क्या होगा कि इस तरह से सपाट जैसे भूमि हो जाएगी, क्योंकि अपक्षय और अपर्दन से ये सारी चीज़ें टूट जाएंगी। और ऐसा हवाई फायर नहीं है, अरावली पर्वत आप देख सकते हैं, अरावली पर्वत भी इसी तरह की एक संरचना बन गई है, जो पर्वत वहाँ रह ही नहीं गया है, जबकि एक समय में बहुत बड़ी पर्वत रही होगी। अरावली पर्वत बहुत बड़ा पर्वत रहा होगा, तो वो पर्वत अभी एक सपाट जमीन की तरह हो गया है। तो
अंतर्जात भूसंचलन के कारण अरावली पर्वत बना, जो कि विषमता मूलक का एक उदाहरण है। अब बहिर्जात भूसंचलन, जिसको अपक्षय और अपर्दन कहते हैं, बहिर्जात भूसंचलन के परिणाम स्वरूप उसको काट दिया गया और एक सपाट मैदान बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्जात भूसंचलन का जो कारण है वो समतामूलक प्रभाव है, वो विषमता मूलक प्रभाव है, और बहिर्जात भूसंचलन का कारण जो है के कारण समतामूलक प्रभाव उत्पन्न होगा। तो अंतर देख रहे हैं हम कि अंतर्जात भूसंचलन के परिणाम स्वरूप विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे पर्वत का निर्माण हो रहा है, फोल्ड बन रहे हैं। अब क्या हुआ कि फोल्ड बन गया और उसमें क्या हुआ, ये तो अंतर्जात बल के कारण हुआ, लेकिन अब बहिर्जात बल इस पर काम करने लगा, इस पर बहिर्जात बल काम करने लगा। बहिर्जात बल ये भी होगा कि पहाड़ों से नदियाँ, हिमानी नदियाँ, जो पहाड़ी नदियाँ, पर्वतीय नदियाँ यहाँ पे बहने लगी, तो ये मिट्टी काट काट के ले जाके बहा के इसको सपाट कर दे रही हैं। तो मिट्टी का बहना, कटना, ये सारी चीज़ें बहिर्जात भूसंचलन के अंतर्गत आती हैं। तो अंतर्जात भूसंचलन ने समतामूलक प्रभाव की उत्पन्न किया, वहीं बहिर्जात भूसंचलन ने उसको सपाट करके अंतर्जात भूसंचलन ने विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न किया, वहीं इस विषमता मूलक को समाप्त करके बहिर्जात भूसंचलन ने समता मूलक प्रभाव उत्पन्न कर दिया। तो विषमता मूलक प्रभाव, ये समता मूलक प्रभाव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के प्रभाव देख रहे हैं, बहिर्जात भूसंचलन के और अंतर्जात भूसंचलन दोनों के। तो अंतर्जात भूसंचलन जहाँ की विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं अगर हम देखें तो बहिर्जात भूसंचलन समता मूलक प्रभाव उत्पन्न करता है। जब अपक्षय, अपर्दन आदि की क्रिया से पुनः सपाट हो जाएगा तो इसको समतामूलक प्रभाव कहेंगे। ये चीज यहाँ पे होगी, नोट कर सकते हैं हम। अब देखिए बहिर्जात भूसंचलन का प्रभाव क्या होता है। बहिर्जात भूसंचलन जैसे अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव, ठीक। तो अपक्षय, अपर्दन और परिवहन के कारण क्या होगा कि मिट्टियाँ, ये इससे क्या होगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। जब पर्वतीय क्षेत्रों से जब मिट्टियाँ कट के आएंगी और एक सपाट मैदान का निर्माण करेंगी तो क्या होगा कि एक जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी होगा। तो बहिर्जात भूसंचलन इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, वृहत्क्षरण, तो इन चीज़ों से क्या होगा कि मिट्टी का बहाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा, चट्टानों का कटाव होगा। इससे क्या होगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा, जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। ये क्या है, इससे ये प्रभाव उत्पन्न होगा कि कृषि, अधिवास, उद्योग, परिवहन आदि का विकास होगा। इससे कृषि, अधिवास, परिवहन आदि का विकास होगा, ठीक। ये तो प्रभाव देखा गया यहाँ पे बहिर्जात भूसंचलन का। बहिर्जात भूसंचलन जैसे कि अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, वृहत्क्षरण के परिणाम स्वरूप जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। जलोढ़ मृदा के निर्माण से कृषि, अधिवास, परिवहन आदि का विकास होगा यहाँ पे। तो ये प्रभाव देखने को मिल रहा है बहिर्जात भूसंचलन के कारण। हिमालय का बनना अंतर्जात भूसंचलन का परिणाम था। हिमालय बनने के बाद सिंधु व उसकी सहायक नदियों ने हिमानी क्षेत्रों में बहिर्जात भूसंचलन उत्पन्न किया। इसका परिणाम ये हुआ कि पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ मैदान का निर्माण हो गया, ठीक।
तो हमने जो देखा है अभी कि बहिर्जात भूसंचलन और अंतर्जात भूसंचलन जो विषमतामूलक प्रभाव को उत्पन्न करता है, और बहिर्जात भूसंचलन समतामूलक प्रभाव को उत्पन्न करता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अंतर्जात भूसंचलन के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण अंतर्जात भूसंचलन का परिणाम है। जबकि बहिर्जात भूसंचलन के परिणाम स्वरूप इससे क्या हुआ कि हिमालय के सिंधु और इसकी सहायक नदियों ने हिमानी क्षेत्रों में से बहिर्जात भूसंचलन उत्पन्न किया, जहां सिंधु व इसकी सहायक नदियों ने हिमानी क्षेत्रों में बहिर्जात भूसंचलन उत्पन्न किया। अब इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर भारत का निर्माण हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण हो सका। पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण हो सका। ठीक, एक प्रभाव ये हुआ कि पूर्वोत्तर भारत में इससे जो नदियां हैं, नदियां हिमानी क्षेत्रों में बहिर्जात भूसंचलन उत्पन्न किया। बहिर्जात भूसंचलन में हम लोगों ने देखा था क्या होगा, अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, बृहच्छरण, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ों का परिणाम ये होगा, सम्मिलित प्रभाव ये होगा कि पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाएगा। समतल जलोढ़ मैदान होने के कारण यहाँ पे परिवहन साधनों का विकास हुआ, कृषि कार्य और अधिवास आदि संभव हो सका। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ और समतल मैदान हो सका, और समतल मैदान होने के कारण यहाँ कृषि, अधिवास, परिवहन, उद्योग आदि का विकास हो पाया। ठीक, अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो विकास हो पाया, और विकास होने का एक मौसम बन गया। मौसम मतलब पर्यावरण बन गया, स्थिति बन गया। ऐसे क्या हुआ कि इसके कारण जैसे समतल मैदान बन गया, तो परिवहन, कृषि, अधिवास, उद्योग जैसे विकासकारी कार्यों को करने का जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई यहाँ पे। तो इसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण भारत में अगर देखा जाए तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता इसी क्षेत्र में विकसित होती है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत अंतर्जात बल के कारण बना। बहिर्जात बल ने यहाँ पे मिट्टियाँ ला के जलोढ़ मैदान बना दिया और समतल एक मैदान क्षेत्र बना दिया पूर्वोत्तर भारत में। अब इस तरह का मैदान बनने के कारण ये
एक स्थिति हो गई, एक क्या हो गया, अवसर प्रदान, ये प्रकृति ने अवसर प्रदान कर दिया कि यहाँ पे बसा जा सकता है, यहाँ पे रहा जा सकता है, यहाँ पे कृषि किया जा सकता है। इसी का परिणाम हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र में होता है। इसके अलावा नील नदी के आसपास भी वही प्रक्रिया हुई है। वहाँ से नील नदी के आसपास भी अपक्षय और अपरदन से वहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। उसी के आसपास देखेंगे तो नील नदी की सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता वहीं पे विकसित होती है। तो ये होता है प्रभाव। इसके अलावा प्रभाव, ढेर सारा प्रभाव आप लिख सकते हैं। अपक्षय और अपरदन अगर आप पढ़ेंगे तो अपक्षय और अपरदन से होने वाले प्रभाव जितने भी होंगे आप देख सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव। प्रभाव दोनों प्रकार के होते हैं, नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। इतना ढेर सारा यहाँ पे उतने डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अपक्षय और अपरदन का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें अंतर्जात और बहिर्जात भू संचलन के प्रभाव के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं बहिर्जात, ये अपक्षय और अपरदन के परिणाम क्या होंगे, अपक्षय और अपरदन के एक परिणाम ये होगा कि देखिए, पृथ्वी में समायोजन की प्रक्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समायोजन। आप देखेंगे कि पृथ्वी पे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ सब कुछ स्थित हैं, लेकिन पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट की हुई है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे नीचे दब रहा है, जहाँ पहाड़ नहीं है ऐसे ऐसे झूल रहा है, ऐसा नहीं है। अपने इतना अधिक भिन्न भिन्न घनत्व है, उसका घनत्व अधिक है, उसका वजन अधिक है। इधर का जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र का वजन अधिक है, लेकिन पृथ्वी अपने आप को समायोजित की हुई है, तो उसमें समायोजन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन ये जब इधर उधर होता है समायोजन, पृथ्वी अपने आप को समायोजित करके रखी हुई है, और जब इधर उधर कुछ चीज़ होता है तो अपने आप को फिर से एडजस्ट करने का प्रयास करती है। जैसे देखिए, ऐसे है, ये है, और यहाँ से क्या हुआ कि मिट्टी का कटाव हुआ और यहाँ पे जमाव हो गया अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया से। यहाँ पे जमाव हो गया तो अब क्या हुआ कि इसका घनत्व अचानक से कम हो, इसका वजन यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे इसका वजन अधिक हो गया। तो जो पृथ्वी अपने आप को समायोजित, जो अपने आप को एडजस्ट की हुई थी, इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक वजन दूसरी जगह हो गया। एक जगह जहाँ पे अधिक वजन था वहाँ पे कम हो गया, जहाँ पे कम था वहाँ पे अधिक हो गया। तो जब ये अपने आप को समायोजित करेगी तो समायोजित करने के क्रम में क्या होगा कि भूकंप, ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि बहिर्जात भू संचलन क्या, अपक्षय और अपरदन बहिर्जात भू संचलन है। तो बहिर्जात भू संचलन के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी और भूकंप और सुनामी जैसी प्रक्रियाएं आ सकती हैं। या तो फिर यहाँ पे जब मिट्टी का जमाव होगा तो सतह जो है, ये जो जल का सतह है ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो किनारे हैं, जो सतह है, जो तटवर्ती प्रदेश है, वो डूबना प्रारंभ कर देंगे। तो ये है अपक्षय और अपरदन के प्रभाव। ये अपक्षय और अपरदन के ही प्रभाव नहीं, बल्कि हम अंतर्जात भूसंचलन और बहिर्जात भूसंचलन के प्रभाव के अंतर्गत इस चीज़ को रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और ढेर सारी चीज़ें अपने से दिमाग लगा लगा के आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो हम लौटते हैं वापस लौटते हैं पटल विरूपण भू संचलन के अंतर्गत हम लोगों ने महादेश जनक भू संचलन पढ़ा था, और दो चीज़ें हमारी छटक गई थी, छूट गई थी, जो भी कह लें, लेकिन वो रह गई थी। तो अब हम लोग देखेंगे जो रह गया था वो दो चीज़ क्या रह गया था? वो रह गया था समस्थिति समायोजन। समस्थिति समायोजन। ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी पीछे जस्ट इससे थोड़ा सा पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि पृथ्वी पे क्या है कि पर्वत, पठार, घाटी, झील आदि हैं। इसका घनत्व और इसके द्वारा लगाया गया बल, ये सारी चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। इसके बावजूद सभी संतुलन की अवस्था में हैं। तो इसके पीछे का जो कारण है वो समस्थिति समायोजन है। ठीक, तो समस्थिति समायोजन की वजह से ये ऐसा होता है कि सभी
मतलब समान हैं, तो आप लिख सकते हैं पर्वत पठार पृथ्वी पर पर्वत पठार व नदियाँ आदि हैं जिनका घनत्व और इनके द्वारा लगाया गया बल भी भिन्न भिन्न है। इसके बावजूद पृथ्वी समान स्थिति में बनी हुई है। इसके पीछे का कारण है यही समस्थितिकी समायोजन। तो समस्थितिकीय समायोजन की वजह से ही पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं, उनका पर्वतों में भी अलग अलग पर्वतों का घनत्व, उनका वजन, उनके द्वारा लगाया गया बल अधिक है, कम बेसी मतलब अधिक और कम है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनका दबाव, उनका घनत्व, उनका तापमान, सारी चीज़ें भिन्न प्रकार की हैं। इसके बावजूद पृथ्वी साम्य अवस्था में बनी हुई है। इसके पीछे का जो कारण है वो है समस्थितिकी समायोजन। तो समस्थितिकी समायोजन में बस इतनी बात है। सुस्थैतिक समायोजन में क्या है कि महासागरों में भी पर्वत पठार खाइयाँ आदि हैं, उनका घनत्व अलग अलग है और उनके द्वारा लगाया गया बल भी अलग अलग है। इसके बावजूद ये संतुलन की अवस्था में है। इसके पीछे का कारण सुस्थैतिक समायोजन है। तो सुस्थैतिक समायोजन में यही सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन महासागरों में भी पर्वत पठार ये सारी चीजें उपस्थित हैं और इसके बावजूद भी महासागर भी स्थिर अवस्था में है। उसके पीछे का कारण सुस्थैतिक समायोजन है। अभी समस्थैतिक समायोजन और सुस्थैतिक समायोजन का काम हमें पढ़ने वाला है, आगे आएंगे तो पड़ेगा। तो ये समस्थितिकी समायोजन और सुस्थैतिक समायोजन था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए शायद ये छूट गया था। तो ठीक है, यहाँ तक हमारी जो एक लेसन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला जो लेसन हम लोगों का वो होगा, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वो होगा वलन और भ्रंशन। तो इस टॉपिक को अब हम लोग आगे लेके चलेंगे। वलन और भ्रंशन का अर्थ पढ़ेंगे, वलन के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, भ्रंशन क्या होता है, इनकी उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।